बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन एक्चुअली होता ये है कि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो उस बॉडी की लेंथ में, वॉल्यूम में और शेप में चेंज आ जाए, तो उसे हम डीफॉर्मेशन कहते हैं। दोबारा सुन लें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो उस बॉडी की वॉल्यूम में, शेप में और लेंथ में चेंज आ जाए तो उसे हम डीफॉर्मेशन कहते हैं। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एनी चेंज प्रोड्यूस इन अ लेंथ, वॉल्यूम और अ शेप ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन की एग्जांपल ये है कि फर्ज करें हमारे पास एक रबर बॉल है। इस रबर बॉल पर जब मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो इस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने से इसकी लेंथ में, वॉल्यूम में और शेप में चेंज आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करता हूं तो ये अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगी बॉल। तो ये हमारे पास डिफॉर्मेशन होती है। अब ये कौन सी डिफॉर्मेशन है? ये परमानेंटली डिफॉर्मेशन है, ये नॉन परमानेंटली डिफॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास नॉन परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाएगी। तो नॉन परमानेंटली डिफॉर्मेशन को हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। नॉन परमानेंटली डिफॉर्मेशन को हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगने से अगर परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास लीनियर डिफॉर्मेशन, एक वॉल्यूम डिफॉर्मेशन और तीसरी होती है शेयर डिफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर डिफॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगे, एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आ जाए तो उसे हम लीनियर डिफॉर्मेशन कहते हैं। एक दफा फिर सुन ले, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसकी लेंथ में चेंज आ जाए तो उसे लीनियर डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्जांपल ये होगी, फर्ज करें हमारे पास एक रबड़ होती है। उस रबड़ को हम जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आ जाता है। तो ये हमारे पास लीनियर डिफॉर्मेशन की एग्जांपल हो गई। अब आता है हमारे पास वॉल्यूम डिफॉर्मेशन, जो इसकी दूसरी टाइप्स है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, उसके वॉल्यूम में चेंज आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम डिफॉर्मेशन। दोबारा सुन लें, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो उसे हम वॉल्यूम डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड वॉल्यूम डिफॉर्मेशन। अब इसके एग्जाम्पल ये है, फर्ज करें हमारे पास एक क्यूब है। अब मैं इस क्यूब पे एंटी पैरेलल फोर्स अप्लाई करता हूं, ये इस तरह। अब जब मैं इस एंटी पैरेलल फोर्स लगाऊंगा तो ये क्यूब स्लाइडली टिल्ट हो जाएगा,
तो इसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, तो ये हमारे पास वॉल्यूम डिफॉर्मेशन हो गई। इसी तरह शेयर डिफॉर्मेशन। शेयर डिफॉर्मेशन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसके शेप में चेंज आ जाए तो उसे हम शेयर डिफॉर्मेशन कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, फोर्स लगने की वजह से उसके शेप में चेंज आ जाए तो उसे हम शेयर डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल सोल ऑफ शूज व्हाइल जॉगिंग। अब दूसरी प्रॉपर्टी स्ट्रेस है। स्ट्रेस होता क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के एरिया पर, जब किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर फोर्स लगाता हूं, तो फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। एक दफा फिर सुन ले कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर फोर्स लगाता हूं, तो उस फोर्स लगने की वजह से उसके डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट कैन प्रोड्यूस अ डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और उसका जो फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, एरिया का हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका जो यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क क्या है। स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क क्या है? तो स्ट्रेस एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्ट्रेस और प्रेशर में एक और फर्क ये है कि स्ट्रेस, अगर किसी सरफेस एरिया के पैरेलल फोर्स लगे तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। अगर किसी सरफेस एरिया के उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगती है तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। दोबारा सुन लें, लेट्स सपोज ये हमारा सरफेस एरिया है। अब इस सरफेस एरिया के पैरेलल फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ये सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स मैं अप्लाई करता हूं तो वो हमारा प्रेशर होगा। ये मेजर फर्क है इसके अंदर। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की टाइप्स। अगर सबसे पहले इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक लीनियर स्ट्रेस, एक वॉल्यूम स्ट्रेस और तीसरी हमारे पास होता है शेयर स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया दैट चेंज द लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेस। अगर किसी बॉडी की यूनिट एरिया पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसकी लेंथ में चेंज आ जाए तो उसे हम लीनियर स्ट्रेस कहते हैं। अब लीनियर स्ट्रेस 2 तरह की हो सकती हैं, एक हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में लेंथ इंक्रीज होती है, जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है, अगर किसी बॉडी पर मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूं तो उसकी लेंथ में इंक्रीज आ जाए तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस होगा। अगर मैं किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करता हूं और उस बॉडी की लेंथ में डिक्रीज आ जाए तो ये हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। अब दूसरी इसकी टाइप्स है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस होता क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर फोर्स लगाता हूं, फोर्स लगाने से उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो उसे हम वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। दोबारा सुने, अगर किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर फोर्स लगाता हूं और उस फोर्स की वजह से उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेस होता क्या कि फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूस द चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। इसी तरह जो थर्ड टाइप होती है वो शेयर स्ट्रेस होता है।
शेयर स्ट्रेस भी यही डेफिनेशन है, बस चेंज इसमें शेप का आ जाएगा। अगर किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर फोर्स लगती है और फोर्स लगने की वजह से उसकी शेप में चेंज आ जाए तो उसे हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। अगर किसी बॉडी की यूनिट एरिया पर फोर्स लगती है तो उस फोर्स की वजह से उसमें उसकी शेप में तब्दीली आ जाए तो उसे हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। अब इनका लीनियर स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का तीनों का एक ही फार्मूला है और तीनों का एक ही यूनिट है। अब हम स्ट्रेन पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, स्ट्रेस अप्लाई करने से उस बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। अब मैं उस डिफॉर्मेशन को मेजर करूंगा तो वो हमारे पास स्ट्रेन कहलाएगी। अगर किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, स्ट्रेस अप्लाई होने की वजह से उस अगर किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, स्ट्रेस अप्लाई करने से उस बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाए, अब उस डिफॉर्मेशन को हम मेजर करेंगे तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करता हूं तो स्ट्रेस अप्लाई करने से उस बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। जब मैं उस डिफॉर्मेशन को मेजर करूंगा तो वो हमारे पास स्ट्रेन कहलाती है। इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। सबसे पहले आपको ओरिजिनल लेंथ का पता होना चाहिए। जब मैं उस पर स्ट्रेस अप्लाई करता हूं तो उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा। अब मैं डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा, अब मैं उस डिफॉर्मेशन को मेजर करूंगा कि आया कि इसके वॉल्यूम में, लेंथ में या उसके शेप में चेंज कितना आया है। अब उसको हम स्ट्रेन की मदद से मेजर करेंगे। बाकी इसकी टाइप्स हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ते हैं। लास्ट में हमने स्ट्रेन पढ़ा। स्ट्रेन का फार्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। इसकी भी तीन टाइप्स होती हैं, लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। सबसे पहले हम लीनियर स्ट्रेन पढ़ते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक रबर है। अब उस रबर की ओरिजिनल लेंथ L है। जब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो डेल्टा L हो जाएगी, मींस कि इसकी लेंथ में चेंज आ गया। तो चेंज फार्मूले में देखिए चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो ये हमारे पास लीनियर स्ट्रेन आ जाएगी। द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। अब लीनियर स्ट्रेन का फार्मूला क्या है, चेंज और ओरिजिनल। तो यही मैंने इधर लिखा है डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। लेंथ में चेंजिंग दो तरह से होती है, इंक्रीजिंग चेंजिंग और डिक्रीजिंग चेंजिंग। लास्ट में हमने पढ़ा था अगर इंक्रीजिंग चेंजिंग होगी तो वो टेंसाइल स्ट्रेन होगी, अगर डिक्रीजिंग चेंज होगा तो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी। लास्ट की डेफिनेशन में भी यही था, लेकिन यहाँ पर वर्ड चेंज था। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन होती है, सेम वही। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये क्यूब है। अब इस क्यूब का वॉल्यूम V है। अब जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो इसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। अब चेंज डिवाइडेड बाय जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाएगी। द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, यानी कहने का मतलब यह है कि किसी बॉडी के वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज आना तो उसे वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। तो इसी तरह इस डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए तो इसका फार्मूला क्या बनेगा कि चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो ये चेंज है हमारे पास और ये हमारे पास ओरिजिनल है।
अब शेयर स्ट्रेन होता क्या है, जब मैं क्यूब पे एंटी पैरेलल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो उस क्यूब में चेंज आ जाएगा, तो उस क्यूब की शेप पे चेंज आ जाएगा। पहले जो क्यूब था एक्सटर्नल फोर्स से पहले उसकी जो शेप थी वो ए थी, ओरिजिनल ए, ठीक है। अब जब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स एंटी पैरेलल लगाऊंगा तो ये स्लाइटली टिल्ट हो जाएगा, स्लाइटली टिल्ट हो जाएगा। स्लाइटली टिल्ट होने से इसकी शेप में चेंज आएगा, जिसको हमने डेल्टा ए से डिनोट कर दिया। तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन प्रोड्यूस पैदा होती है ड्यू टू द शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस की वजह से, शेयर स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होना शेयर स्ट्रेन कहलाता है। तो इस क्यूब की ओरिजिनल लेंथ को और इसके चेंज को हम एक ट्राइंगल से कैलकुलेट करते हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल है। ओरिजिनल शेप में चेंज और इसका ओरिजिनल चेंज और उसके चेंज शेप में चेंज कितना आया है उसको हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। थीटा के सामने वाला हमेशा प्रीपेंडिकुलर होता है, तो इसी तरह डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए ये एक रेशो बन जाएगी, मीन्स के प्रीपेंडिकुलर बटा बेस। तो प्रीपेंडिकुलर अमूद बटा कायदा, तो अमूद को इंग्लिश में प्रीपेंडिकुलर कहते हैं, कायदे को इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो ये हमारे पास अमूद हो गया, ये हमारे पास बेस होगी। तो अमूद बटा बेस किसके बराबर हो गया, tan थीटा के बराबर। तो ये tan थीटा की रेशो होगी। इसी तरह शेयर स्ट्रेन tan थीटा के बराबर हो जाएगा। शेयर स्ट्रेन ये तमाम किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। और इस थीटे को हम रेडियन में मेजर करते हैं। और आखिर में इंपॉर्टेंट नोट, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज द रेशो बिटवीन द टू सेम क्वांटिटी, क्योंकि ये रेशो है दो सेम क्वांटिटी की, तो इसीलिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। चाहे वॉल्यूम स्ट्रेन हो, चाहे शेयर स्ट्रेन हो, चाहे लीनियर स्ट्रेन हो, इनका यूनिट नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।